Okay, so let's start the biology first chapter and that is fundamental unit of life. ठीक है, तो अभी मैं फिर से मैंने स्टार्ट किया. There was some issue over there. I think now the voice is coming properly. Huh? Okay. हाँ, आप बताइए क्या पूछ रहे थे? Which book means what you were asking? Hello? नहीं, मैंने अभी बोला नहीं है ना. चलिए, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, नाउ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब हुआ? देखो, बायोलॉजी में सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और जिसको हम लोअर क्लासेस में सेल के नाम से भी इन चैप्टर को जानते हैं कि सेल. हेलो बेटा, आवाज सही आ रही मेरी आज? हेलो, ओके. तो देखो, बेसिकली लाइफ, जैसे हमने उस दिन केमिस्ट्री में, कल हमने केमिस्ट्री क्लास में देखा था, मैटर के बारे में स्टडी किया था कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. तो मैटर दोनों चीजें होती है ना, मींस लिविंग भी और नॉन लिविंग भी. लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिविंग मैटर की बात करें बेसिकली, तो इनके अंदर हमें क्या दिखता है? वी गेट लाइफ. ठीक है, वी गेट व्हाट? द लाइफ. तो इसका मतलब एक मैटर है जो नॉन लिविंग है और एक मैटर है जो लिविंग है. मींस हमें इसके अंदर क्या दिख रही है? लाइफ दिख रही है. तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक स्पेशल फ्रेमवर्क होगा जिसकी वजह से इसके अंदर लाइफ जो है वो जनरेट हो रही है और लाइफ जो है इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है और इसके साइंस हमें दिखाई देते हैं. यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो हमें उसके साइंस दिखाई देते हैं. ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है वो अब आप 10th में भी पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस. लेकिन यहां पे हम उस बेसिक चीज को समझने वाले हैं which is known as what? the fundamental unit of life. यानी fundamental unit of life. इसी यूनिट की वजह से, इसी बेसिक यूनिट की वजह से उस मैटर में हमें क्या दिखाई दे रही है? That is life. यानी लाइफ हमें दिखाई दे रही है. ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, दैट इज व्हाट नोन एज सेल. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. मींस ये सेल जिस ऑर्गेनिज्म में है, यानी कि जिस मैटर में मौजूद है, अगर सेल मौजूद है तो उसके अंदर क्या दिखेगी? लाइफ दिखेगी. पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे एक चीज हमें समझ में आई कि जब हम लाइफ की बात करते हैं तो इसका मतलब वहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है which is known as cell, which is the fundamental unit of life और which is known as the basic unit of life. तो अगर हम यहां पे क्लियरली लिखे तो we can write down that cell is the fundamental unit of life. फंडामेंटल, अभी इसका मतलब भी समझेंगे. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं
कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मींस अगर लाइफ है तो उसमें सेल होगा, अगर सेल नहीं है तो देयर विल बी नो लाइफ। तो इफ देयर इज अ सेल देयर विल बी लाइफ, एंड इफ देयर इज नो सेल देन देयर विल बी नो लाइफ। ठीक है, अब यहां पे इस बेसिक यूनिट को और एलाबरेट करते, क्या मतलब हुआ? देखो, इस बेसिक यूनिट का या फंडामेंटल यूनिट का और मतलब क्या होता है कि जो सेल है वो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करता है। मींस एक ऑर्गेनिज्म का अगर स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा जो ईंट लगी हुई है उसके बेसिस पे। ठीक है, जो ईंट लगी हुई है उसी के बेसिस पे। तो ये जो ब्रिक यहां पे लगी हुई है, जो दीवार बना रही है या फिर पूरा का पूरा घर बना रही है, तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये ब्रिक हो गई और ये वॉल हो गई। ठीक है, तो जो ब्रिक है बेसिकली जो वो वॉल बना रही है या फिर घर बना रही है, उसी तरीके से जो सेल होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को रेडी करता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी है या उसका कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है, तो वो टिश्यू का स्ट्रक्चर उसके सेल के स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इसी तरीके से जो फंक्शन होता है, बेसिक यूनिट का मतलब ये भी हुआ, दैट इज अ फंक्शन। मींस जब सेल फंक्शन करता है तभी वो पार्ट फंक्शन करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आई के सेल्स एक्टिव है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर है और इसमें आई के सेल्स आप डाल दें तो लीवर देखना शुरू कर देगा? कैसा होगा? यस या? कि जो सेल है बेसिकली, यहां पे बेसिक यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसी तरह जब सेल फंक्शन करता है तभी वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, या फिर ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है वो फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे लिवर है तो लिवर कब फंक्शन करेगा? जब लिवर के सेल्स फंक्शन करेंगे। आई है, आई कब फंक्शन करेगी? आई कब फंक्शन करेगी? जब आई के सेल्स फंक्शन करेंगे। यस और नो? एक बार रीजॉइन कीजिए बेटा, एक बार रीजॉइन कीजिए। ये सब आवाज आ रही है? हाँ, तो हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? सेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, मींस तो इस फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट का मतलब यह होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सेल की वजह से होता है। जैसे एक घर या दीवार जैसे ब्रिक की बनी होती है, ईंट की बनी होती है, उसी तरह ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी होती है।
तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे वो एक अमीबा हो, चाहे वो एक कैट हो, डॉग हो, प्लांट हो, फंगस हो, तो उनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सेल्स की वजह से है। सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उसी तरीके से जब कोई बॉडी फंक्शन करती, जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूं, तो वो क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मेरे बॉडी के सेल्स एक्टिव है। मैं पेन पकड़ के लिख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो मसल के सेल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, इसीलिए मेरा हैंड वर्क कर रहा है। मैं क्यों सोच पा रहा हूं, क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि जो मेरे ब्रेन के सेल्स हैं वो एक्टिव हैं, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन फंक्शनल है। मैं क्यों मूव कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे जो पैर के मसल्स हैं वो एक्टिव हैं, फंक्शनल है, इसी वजह से वो पार्ट फंक्शनल है। मैं खा रहा हूं तो मेरा पेट डाइजेस्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो पेट के सेल्स हैं वो एक्टिव है, फंक्शनल है, इसी वजह से वो स्टमक का फंक्शन भी जो है वो एक्टिव है। तो इसका मतलब जो भी फंक्शन होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्ट का, वो सेल की वजह से होता है। अगर सेल फंक्शन करेगा तभी वो पार्ट या फिर वो बॉडी फंक्शन करेगी। पॉइंट समझ में आया? जैसे लिवर कैसे वर्क करेगा? क्योंकि उसके सेल्स वर्क करते हैं। आई कब वर्क करती है? जब उसके सेल्स वर्क करते हैं। अगर आई के सेल्स वर्क ना करें, फॉर एग्जाम्पल रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, जो हमें लाइट को सेंस करते हैं और कलर बताते हैं, अगर ये दोनों फंक्शन ना करें तो क्या आप देख पाओगे? हाँ भाई, अगर जो आई के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जो लाइट को सेंस करते हैं, कलर को सेंस करते हैं, अगर वो फंक्शनल ना हो, वो खराब हो जाए, तो क्या आप देख पाएंगे? क्या कलर को सेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। व्हाई? क्योंकि सेल्स जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है, तो वो उसका स्ट्रक्चर भी सेल की वजह से है और उसका फंक्शन भी किसकी वजह से है? सेल की वजह से है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब किसी के अंदर अगर लाइफ है तो वहां पे सेल 100% होगा, और अगर किसी मैटर के अंदर लाइफ नहीं है, प्रोवाइडेड डेड ना हो, मींस यहां पे जैसे लैपटॉप है बेसिकली, ये आपका पेन टैबलेट है या मोबाइल है या आपकी चेयर है या टेबल है, ये जो नॉन लिविंग मैटर है, ये नॉन लिविंग क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव दैट बेसिक यूनिट जिसकी वजह से लाइफ है। तो एंड दैट बेसिक यूनिट इज व्हाट नोन एज सेल। यहां तक कोई डाउट? यस यान, कोई डाउट यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मींस वी विल टॉक अबाउट नाउ द डिस्कवरी। तो हमने यहां पे चैप्टर की हेडिंग को अच्छे से समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया। नाउ कमिंग टू द डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था 1665 में, एंड ही वाज रॉबर्ट हुक। एक मिनट वेट कीजिएगा, आई वॉज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, तो बहुत कमर में स्ट्रेन आ गया था। ओके, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, अब देखो, ये जो डिस्कवरी हुई ना, वो एक टूल की वजह से हुई। मींस वो टूल अगर नहीं होता, ठीक है, उसका फ्रेमवर्क नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो शायद सेल को नहीं देख पाते। ठीक है, और वो टूल क्या है? दैट इज व्हाट द माइक्रोस्कोप।
इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बायो स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोस्कोप को भी जो है उसमें इंक्लूड करते हैं, इवन जब प्रैक्टिकल्स करते हैं माइक्रोस्कोप, बिकॉज माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट सेल को देख पाए। लेकिन जो माइक्रोस्कोप है बेसिकली उसको इन्वेंट किसने किया था? ठीक है, मींस द साइंटिस्ट वाज ज़ेकेरियस जेंसन। ज़ेकेरियस जेंसन, ठीक है। ये क्या था? एक डच जो है मींस ऑप्टिशियन था और उसने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को मींस बनाया जिससे किसी भी चीज को जूम करके मैग्नीफाई करके देखा जा सकता था। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल पे वर्क किया बेसिकली, तो उन्होंने इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, ठीक है, मॉडिफाई किया अपने स्टडी के अकॉर्डिंग। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल देखा, ठीक है, कि कौन सा सेल देखा? डेड सेल देखे उसने, डेड सेल। तो उसने जब ऑब्जर्व किया बेसिकली तो उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ही सॉ व्हाट? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले बताया, उससे पहले भी सेल के बारे में आइडिया था, बट ही डिड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और बहुत ही डिटेल डिस्कवरी किया बहुत अच्छे से। इसी वजह से रॉबर्ट हुक का नाम आता है, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसने देखा एंड इट वाज अ डेड सेल बेसिकली। और कौन से प्लांट से उसने लिया था? दैट वाज ओक ट्री, जिसको हम साइंटिफिकली क्वेरकस सुबेर कहते हैं, ठीक है, क्वेरकस सुबेर, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओक ट्री। तो इस ओक ट्री की जो छाल होती है बेसिकली, जो बार्क होता है, उसको उसने स्लाइस करके देखा। इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल देखा। तो उसने जब इनको ऑब्जर्व किया तो इसको टर्म दिया सेलुला। सेलुला, दैट इज अ लैटिन टर्म, और जिसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम, ठीक है, अ लिटिल रूम, छोटा सा है। इसलिए देखिए, आप बोलते हो ना सेल फोन, कहते हैं सेल ले आओ, ठीक है, और जो जेल होती है उसको भी सेल बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज सेलुला इज अ लैटिन टर्म और इसका मतलब क्या होता है? एक लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम, ठीक है, और वहीं से ये टर्म निकल के आया, दैट इज द सेल, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपना जो वर्क था वो माइक्रोग्राफिया बुक है उसमें पब्लिश किया था। माइक्रोग्राफिया, दैट वाज अ बुक नेम और यू कैन से अ जर्नल नेम। उसमें अपने वर्क को क्या किया था? पब्लिश किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को, एंड दीज सेल्स वर डेड, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1674 में सेकेंड साइंटिस्ट आया, दैट इज, अब बहुत सारे, अब देखो एक चीज मिल जाती है ना, तो अब उसके पास सेवरल वर्क, सेवरल जो है एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने अलग अलग पार्ट्स को डिस्कवर किया सेल के, जैसे जिसमें आता है एबी ल्यूवेनहीक, ठीक है, (1674) और एबी ल्यूवेनहीक ने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा, ठीक है, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल को। 1674 में जो ल्यूवेनहीक था उसने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, जैसे प्रोटोजोन्स को देखा, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे सेल्स को उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। उसके बाद नेक्स्ट 1831 में, देखिए 1831 में मिस रॉबर्ट ब्राउन, he discovered what? The nucleus of the cell, nucleus of the cell, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, एंड न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मींस सेल के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं,
जिसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है बेसिकली न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन 1831। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डुजार्डिन। 1835 में साइंटिस्ट था डुजार्डिन। ठीक है, डुजार्डिन, DUJARDIN। ठीक है, और इसने जो है जो मींस यू कैन से लिविंग मटेरियल होता है सेल में। ठीक है, लिविंग मटेरियल, उसको क्या बोला, उस लिविंग मटेरियल को क्या बोला, दैट इज सार्कोड। लिविंग मटेरियल को क्या बोला, सार्कोड। ठीक है, डुजार्डिन ने 1835 में उस लिविंग मटेरियल को क्या बोला, दैट इज द सार्कोड। और उसके बाद जो है आपका जो पुरकिंजे है, ठीक है, तो उसी लिविंग मटेरियल को, सिमिलर मटेरियल को जब उसने बोला 1839 में, पुरकिंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि सेल में कुछ पार्ट जैसे सेल वॉल एंड सेल इंक्लूजन बॉडीज, मींस ये कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, उसके अलावा जितने पार्ट होते हैं वो लिविंग। तो अब उस सेल में जो लिविंग मटेरियल है, ठीक है, जो उसका मीडियम है, ठीक है, उसको डुजार्डिन ने सार्कोड बोला, और फिर उसको 1839 में टर्म दिया पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स की डिस्कवरीज हो गई सेल की। अब आते हैं मेन उस पे, जहां से सेल के बारे में और पता चला। ठीक है, ठीक है, देखो दो साइंटिस्ट थे, वन वॉज यू कैन से श्लीडन एंड वन वॉज शॉन, यानी दो साइंटिस्ट थे, एमजे श्लीडन एंड वन वॉज थियोडर शॉन, दैट इज टी शॉन। ठीक है, अच्छा, बॉटनी जोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं, मतलब कभी ये टर्म सुना है, बॉटनी या जोलॉजी? हाँ भाई, अच्छा, देखो बायोलॉजी क्या होती है, मींस द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस मींस लाइफ, लोगोस मींस स्टडी। तो इस बायोलॉजी के दो मेन स्ट्रीम्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं मींस पार्ट, लेकिन वन इज बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जूओलॉजी, जूओ मींस होता है एनिमल, जूओलॉजी दैट इज जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो श्लेडन जो था बेसिकली वो बॉटनिस्ट था, प्लांट्स पे स्टडी करता। ठीक है, एंड ही वाज जर्मन। और जो शॉन था वो जोलॉजिस्ट था, और ये काम कर रहा था एनिमल पे। ठीक है, मींस जो श्लेडन था वो क्या था, दैट वाज बॉटनिस्ट, और जो शॉन था वो क्या था, दैट इज जोलॉजिस्ट। यानी कि श्लेडन प्लांट पे काम कर रहा था और शॉन एनिमल पे, और दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। He worked on plants in 1838 और he worked on animal cells in 1839। ये दोनों अलग अलग मटेरियल पे वर्क कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो दोनों का क्या आया, मींस सेम आया। मींस जब दोनों ने अपनी रिसर्च की तो उन्होंने रिसर्च से क्या निकाला, मींस श्लीडन ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि सारे के सारे प्लांट जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। देखो इनिशियली जो है, आज हम ये जानते हैं ना ये फंगस है एंड ऑल एवरीथिंग, इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन पहले जो है ज्यादातर से प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वर्क होता था। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि प्लांट्स को उसने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, और जो शॉन है उसने क्या बोला, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, और उसके बाद जब ये देखा कि दोनों का तो रिजल्ट सेम है, ये प्लांट पे काम कर रहा है और ये एनिमल पे काम कर रहा है, तो फिर दोनों की थ्योरी को कंबाइन किया गया और ये बोला गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स।
आर मेड ऑफ सेल्स। यानी सारे के सारे जो ऑर्गन, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो इतनी बड़ी रिसर्च के पीछे ये एक लाइन की डेफिनेशन हमें मिली है। सेल इज द स्ट्रक्चर, जो हम बोलते हैं ना कि जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से है, तो वो श्लेडन और शॉन की रिसर्च है जिन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद मींस 1855 में, ये तो 1838 1839 की बात है, देखो साल भी दोनों का अलग अलग है। ठीक है, यहां पे होता तो लड़ाई हो जाती, उसने मेरा काम चुराया, उसने मेरा काम चुराया, ये सब नहीं। ठीक है, मींस दे आर वेरी वेरी मींस यू कैन से हम्बल, और उन्होंने ये देखा कि दोनों का काम सेम है, बस वो प्लांट और एनिमल पे अलग अलग वर्क हो रहा है, तो दे हैव दे कंबाइन, और इसी वजह से सेल थ्योरी निकल के आई। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्शो साइंटिस्ट था, उसने जो है इसमें एक और एडिशन किया। क्या बोला उसने? उसने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, उसने एक फ्रेंच फ्रेज दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मींस जितने भी सेल्स होते हैं, अब आ रही है स्क्रीन? हाँ, जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन के रेडी होते हैं। दे कम फ्रॉम प्री, ऐसा नहीं होता देयर इज नो डीनोवो सिंथेसिस। नो डीनोवो सिंथेसिस, डीनोवो मतलब कि एकदम नया क्रिएट होके रेडी हो गया, ऐसा नहीं होता। मींस सेल से ही सेल आएगा। ऐसा नहीं है कि हवा में सारे मटेरियल मौजूद है, रॉ मटेरियल मौजूद है, जोड़ तोड़ के सेल बना के रेडी कर दो, नहीं। ठीक है, द सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहला जो सेल आया दैट वाज अ क्रिएशन, लेकिन उसके बाद जो जितने भी सेल्स अराइज हुए, जितने भी ऑर्गेनिज्म अराइज हुए, वो सब पिछले सेल से ही अराइज होते हैं। मतलब सेल गिव राइज टू अनदर सेल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट उसने जोड़ा, और ये दोनों पॉइंट्स मिलके आज क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड व्हाट? द सेल थ्योरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि सेल थ्योरी जो प्रपोज किया था वो श्लेडन और शॉन ने किया था, लेकिन 1855 में विर्शो ने उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई मतलब अपना एक पॉइंट जोड़ा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मींस देयर इज नो डी नोवो सिंथेसिस, मींस द सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। अगर सेल होगा तभी वो नए सेल को मींस क्रिएट करेगा या फिर रिप्रोड्यूस करेगा, वरना नया सेल ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट होके रेडी नहीं हो पाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अगर हम सेल थ्योरी की बात करें यहां पे, इफ यू टॉक अबाउट सेल थ्योरी, ठीक है, अगर प्रेजेंट डेट में अगर सेल थ्योरी के पॉइंट्स को देखा जाए तो उसमें क्या लिखेंगे? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ cells and their products.
क्योंकि देखो वहां पे क्या बोला था उन्होंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, वो भी करेक्ट है, लेकिन अब प्रेजेंटली इतनी रिसर्च के बाद उसमें कुछ चीजें ऐड भी की गई कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। देखो बॉडी में सिर्फ सेल नहीं होते ना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी स्किन को ही देखें तो सेल, जैसे दीवार होती है तो दीवार में ईंट ही नहीं सिर्फ लगे होते हैं, साथ में सीमेंटिंग मटेरियल भी लगा होता है ताकि वो दीवार मजबूत हो, उसके ऊपर से प्लास्टर किया जाता है, प्लेन किया जाता है। तो इसी तरीके से जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें सेल तो होते ही होता है, लेकिन वो सेल कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी वजह से वो चीजें जैसे एंजाइम्स हो गए, फाइबर्स हो गए, ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल्स हो गए, यानी जो सेल एक दूसरे से अटैच होते हैं, जैसे प्लांट्स की बात करें तो वहां पे सेल वॉल होता है। तो जो भी सेल के अलावा जो प्रोडक्ट्स हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, वो भी सेल ही बना के रेडी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, the function of the organism is due to function of the cell. The function of the organism is due to the function of the cell. मीन्स अगर वो सेल फंक्शन करेगा तभी वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन, all cells are basically alike in structure। ठीक है, मीन्स सारे के सारे सेल, चाहे आप प्लांट सेल ले लें, चाहे एक एनिमल का सेल ले लें, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वो सबका क्या होगा, सेम होगा। तो दे विल बी अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब सबको क्या होगा, एंजाइम की जरूरत होगी। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरली देखें तो सब में प्रोटीन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ठीक है, और वाटर मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है। तो अगर हम सेल्स को कंपेयर करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सब में क्या है, दैट इज सेम। ठीक है, coming to the next one, that is all cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. ठीक है, तो this is what the cell theory means. All living beings are made of cells and products. The function of the organism is due to the function of the cell. All cells are basically alike in structure and metabolic activities, and all cells arise from pre-existing cells. These are the, अब ये सिर्फ 4 ही पॉइंट नहीं है तो पॉइंट्स बहुत सारे, but at 9th level we only take up only these 4 points. Is that clear? ठीक है, तो आज यही रखते हैं क्योंकि नेटवर्क का इशू है आज, क्योंकि प्रॉपर वे में क्लास नहीं हो पा रही है, बीच बीच में हैंग भी कर रही है नेटवर्क की वजह से, आवाज भी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पॉसिबल हुआ कल तो मैं मैसेज करूंगा, तो उस टाइम पे क्लास मैं रन कर दूंगा। ठीक है, या तो फिर DCDH करेंगे, डाउट क्लियरेंस आज को रन करेंगे। आई विल जस्ट मैसेज द टाइमिंग्स। ओके, इज दैट क्लियर? कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट पूछना है? हेलो, ओके, आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।